यहाँ पे मैं एक सिंपल क्यूरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई डेटाबेस say we have Amazon orders, right? So select star from Amazon orders where we open this table. So we have 3 records. So let's say मैं यहाँ पे एक where clause यूज कर रहा हूँ, where order ID is equal to 1. तो ये क्यूरी हमें कितना रिजल्ट देगी, कितने रोज मिलेंगे मुझे, 1 रोज मिलेगा, राइट, दिस वन. बट ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट हो रही है, मैं जब एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ तो बैकएंड में एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर फॉलो होता है. जब क्यूरी फॉर्म होती है तो या एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले रन होता है फ्रॉम. क्यूरी में जो आपका रन फ्रॉम है, ये फ्रॉम सबसे पहले रन होता है. आप भले ही सेलेक्ट पहले लिखते हो बट एग्जीक्यूशन में सबसे पहले ये फ्रॉम रन होता है. तो सबसे पहले जब आप क्यूरी रन करते हो तो पावर, ये जो क्यूरी है, ये जो सीक्वल का इंजन है, ये सर्च करता है कि फ्रॉम के आगे कौन सा टेबल है. तो पहले वो इस टेबल को ढूंढता है डेटाबेस में. देन वो नेक्स्ट पार्ट आता है कि वो देखता है कि वेयर क्लॉज अप्लाई है क्या. डेटाबेस में वो क्या करेगा, पहले टेबल ढूंढेगा. अगर कोई वेयर क्लॉज आपने अप्लाई किया है तो ये वेयर क्लॉज रन होगा. तो फ्रॉम इस अमेजन ऑर्डर पे, अमेजन ऑर्डर के टेबल पे ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1 का एक फिल्ट्रेशन लगेगा, एक वर्चुअल टेबल वहां पे वो क्रिएट कर लेगा. एंड देन ये सेलेक्ट रन होगा. आपने क्या बोला कि सेलेक्ट स्टार एवरीथिंग फ्रॉम दिस अमेजन ऑर्डर, सारे के सारे कॉलम्स. देन मुझे ये सारे के सारे कॉलम्स मिलेंगे बट रो एक ही मिलेगा. ठीक है. तो अगर ऐसे होता कि पहले सारे के सारे टेबल्स यहाँ पे आ जाता, पूरा टेबल्स यहाँ पे दिखता, देन फिल्ट्रेशन लगता, तो अभी हमारे पास लेट से 3 रिकॉर्ड्स है. अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो उस पर्टिकुलर टेबल में, देन क्यूरी बहुत स्लो हो जाती. तो सबसे पहले फ्रॉम रन होता है, उस टेबल को वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा टेबल है. देन उस टेबल पे वेयर क्लॉज अप्लाई करता है, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1. जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट में वो दिखाएगा. सेलेक्ट मीन्स आप जस्ट प्रिंट कर रहे हो. जो आउटपुट है, ये आउटपुट को आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो. ठीक है. तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. जैसे जैसे हम फंक्शंस पढ़ेंगे और वैसे वैसे इस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस में और चीज़ें ऐड होती जाएंगी. जैसे जॉइंट्स ऐड होगा, ग्रुप बाय क्लॉज ऐड होगा, हैविंग क्लॉज ऐड होगा, देन टॉप ऐड होगा. ठीक है. तो ये है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. सिंपल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आया कि ये क्यूरी रन कैसे होती है. सबसे पहले आपकी रन होती है फ्रॉम कमांड, देन रन होता है वेयर क्लॉज, देन रन होता है सेलेक्ट. तो अभी फिलहाल के लिए क्यूरी में हमारे पास ये 3 ही सिंटैक्स है या 3 फंक्शन है, इसीलिए हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऐसे लिखा है. अगर ग्रुप बाय मेरे यहाँ पे होता इस पर्टिकुलर क्यूरी में तो वेयर के बाद फिर ग्रुप बाय रन होता. अगर हैविंग होता तो हैविंग रन होता, देन सेलेक्ट रन होता. ठीक है. ओके. सो जैसे जैसे हम क्यूरी पढ़ेंगे आगे तब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन और डिटेल में देखेंगे. नाउ लेट्स सी एडवांस, या मैं बोल सकता हूँ उसको इन क्लॉज. ये सारी चीजें जो है हम ये वेयर क्लॉज में जब अपन पुट करते हैं, वेयर क्लॉज किस लिए यूज करते हैं हम, टू अप्लाई सम फिल्टर ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल. तो इस वेयर क्लॉज में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं. जैसे कि हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं, हम बिटवीन यूज करते हैं, राइट. तो उसमें से ये एक है ये इन क्लॉज. तो इन क्लॉज क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ. So let me run one of a script for order table, which tables we are going to use for further analysis. So,
So this is orders table. इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, so क्लोज कर रहा हूँ मैं. लेट्स से यहाँ पे मैं ये स्क्रिप्ट में आपको दे दूंगा. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. इसको मैंने अगर रन किया, तो दिस इज द टेबल विच इज हैविंग टोटल है 994 रोज है इसमें, इस टेबल के अंदर. ठीक है, ये टेबल हम आगे यूज करेंगे हर एक क्यूरीज में एनालिसिस करने के लिए. ओके, सो मैं यहाँ पे टेबल को अंडरस्टैंड करते. टेबल सिंपल है, ऑर्डर आईडीज है, कुछ ऑर्डर का ट्रांजैक्शनल टेबल है. ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, देन शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट की आईडी है, कैटेगरी है प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट की सब कैटेगरी भी है, उस प्रोडक्ट का नाम भी है, एंड सेल्स कितनी है, क्वांटिटी में कितने ऑर्डर किया था, डिस्काउंट कितना दिया था, एंड प्रॉफिट. ये कुछ कॉलम्स है इस टेबल के अंदर. तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी लिख रहा हूँ, वेयर just this once again. This order table where category is equal to, let's say I am searching for technology. तो अगर मैं ये फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी यहाँ पे, तो मुझे उस ऑर्डर टेबल के अंदर से सिर्फ टेक्नोलॉजी कैटेगरी का डिटेल मिलेगा. राइट, ये समझ में आ रहा है. मैं सिंपल बस टेक्नोलॉजी का फिल्टर लगा रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने रोज है वो रोज मुझे मिलेंगे. लेकिन अगर मुझे टेक्नोलॉजी के साथ साथ जितनी भी अदर कैटेगरीज है वो कैटेगरीज देखते हैं. लेट्स से वी हैव सेलेक्ट. अगर मुझे किसी कॉलम के अंदर की डिस्टिंक्ट वैल्यू देखनी है, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक रिकॉर्ड्स देखने हैं कितनी है, तो मैं डिस्टिंक्ट कमांड यूज करता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम ऑर्डर्स. ऑर्डर के टेबल से कैटेगरी का जो कॉलम है, अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं लिखता मैं, तो ये क्या करता, कैटेगरी का कॉलम इस ऑर्डर के टेबल से एग्जीक्यूट करता. राइट, कैटेगरी का एक कॉलम मिलता है मुझे, बट यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यूज दिख रही है मुझे. राइट, एफिस सप्लाई से टेक्नोलॉजी रिपीटिंग है, फर्नीचर रिपीटिंग है. तो मुझे इस क्या कॉलम्स के अंदर की डिस्टिंक्ट वैल्यू देखनी कि कितनी डिस्टिंक्ट है इसके अंदर. सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉलम के पहले डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम ऑर्डर्स. नाउ इफ आई रन दिस, ये मुझे देगा कि 3 वैल्यू है, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी, जो डिस्टिंक्ट है. ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्डर टेबल से, जैसे मैंने फिल्ट्रेशन लगाया था कि कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, अगर मुझे ऑफिस सप्लाईज भी देखना है, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज, इन दो कैटेगरी के लिए डेटा देखना है, तो मैं कैसे क्लॉज लगाऊंगा यहाँ पे, वेयर क्लॉज. ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजी, ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज के लिए, मल्टीपल वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा इन क्लॉज. तो कमांड ऐसे लिखूंगे, जैसे न्यू कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कैटेगरी इन, ब्रैकेट के अंदर आएगा, पहला आएगा टेक्नोलॉजी. ठीक है, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए एंड ऑफिस सप्लाई चाहिए, कॉमा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज. जैसे मैं इसकी वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ. नाउ इफ आई रन दिस, सी कैटेगरी के अंदर मुझे ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी दिखेगा, फर्नीचर नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने फिल्ट्रेशन में दो ही टेक्नोलॉजीज दी है. इसका मीनिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज,
मुझे कैटेगरी में टेक्नोलॉजी भी चाहिए या कैटेगरी में मुझे ऑफिस सप्लाईज भी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे लेट्स से ये थर्ड वाली जो कैटेगरी है मेरी फर्नीचर वो भी चाहिए तो मैं कॉमा यहाँ पे अप्लाई करके फर्नीचर लिख सकता हूँ। जैसे लेट्स से यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी कॉलम एक वेर केयर कॉलम है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। मैं यहाँ पे फर्नीचर अगर लिख दूँ तो तीनों कैटेगरी के लिए ये डेटा दिखाएगा, जो कि मेरा पूरा डेटा है 9994। तीन ही कैटेगरी इसमें मैंने तीनों कैटेगरी यहाँ पे डाली है, तो तीन कैटेगरी के लिए वो डेटा दिखाएगा। तो इन क्लॉज में आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो विथ कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया इन क्लॉज। इस इन क्लॉज के बाद और ऑपरेटर आते हैं एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, जिसको हम एडवांस फिल्टरिंग भी बोलते हैं। एंड एंड और का लॉजिक आपको पता है। एंड एंड और का लॉजिक हम जब स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे तो वहां पे भी एंड एंड और ऑपरेटर का एक लॉजिक था। लॉजिक कैसा रहेगा, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन ट्रू है देन आउटपुट में मुझे ट्रू मिलता है। जैसे हम 1 0 का एग्जांपल लिखते थे राइट, अगर 1 1 है तो एंड का आउटपुट 1 मिलता है। अगर 1 0 है तो एंड का आउटपुट क्या मिलता है, 0। 0 1 है तो एंड का ऑपरेटर 0 मिलता है, एंड 0 0 है तो भी 0 ही मिलता है। तो एंड कंडीशन कब वर्क करती है, जब आपकी ए एंड बी दोनों 1 हो तब काम करता है। लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे भी 1 है, तो एंड के केस में इसका आउटपुट रहता है 1, मतलब दोनों कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है या 0 है, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू है, तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो आउटपुट में मुझे मिलेगा 0, मतलब फॉल्स मिलेगा। अगर ये 0 है एंड ये 1 है तो भी मुझे 0 ही मिलता है एंड के केस में। एंड दोनों अगर 0 रहेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ऑब्वियसली फॉल्स ही मिलेगा। बट और के केस में उल्टा होता है, वो कंडीशन चेक करता है कि 1 और दिस 1, फर्स्ट कंडीशन ट्रू और सेकंड कंडीशन ट्रू, दोनों में से उसको एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आउटपुट आपको ट्रू ही मिलता है। तो अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू मिलेगा, एक ट्रू हो और एक दूसरा फॉल्स हो तो ट्रू मिलता है। अगेन एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो अगेन ट्रू मिलेगा, दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स मिलेगा। यह सिंपल लॉजिक होता है बिहाइंड एंड एंड और ऑपरेटर। सेम लॉजिक को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमें एंड एंड और ऑपरेटर वेयर क्लॉज में यूज करने होते हैं। तो ये जो क्यूरी है, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्नोलॉजी, एंड कैटेगरी इज इक्वल टू लेट्स से फर्नीचर। इस क्यूरी का आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है आपको इस क्यूरी का आउटपुट क्या आएगा? ये जो ऑर्डर्स का टेबल है मुझे आउटपुट टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर के लिए दिखाएगा या आउटपुट दोनों के लिए दिखाएगा, दोनों के लिए टेक्नोलॉजी एंड दिखाएगा, फर्नीचर। दिखाएगा सर। दोनों के लिए दिखाएगा राइट। तो मतलब फिर ऊपर जो हमने इन क्लॉज यूज किया था ये भी तो दोनों के लिए दिखा रहा था ना। ये जो इन क्लॉज यूज किया था हमने, इसमें भी मैंने टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर डाला है, और ये इस एंड कंडीशन में मैंने भी ये दो डाला है। तो आपका कहना है कि दोनों केस में आउटपुट सेम आएगा। पहले केस में मुझे मिल रहे हैं, लेट्स से मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हैं 3968 रोज मिल रहे हैं। ठीक है, एंड ये सेकंड कंडीशन अगर मैं रन करता हूँ तो देखो कितना आउटपुट मिलेगा, ब्लैंक। ब्लैंक मिला है मुझे। ब्लैंक क्यों मिला,
क्योंकि ये कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर। मेरे जो कैटेगरी का कॉलम है, लेट्स से दिस कॉलम, मेरा ये कैटेगरी का कॉलम है, यहाँ पे लेट्स से टेक्नो है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फर्नीचर है एंड ऑफिस सप्लाईज है, तीन कैटेगरीज है डिस्टिंक्ट वाली। तो एक सेल में एक वैल्यू है ना, यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा है क्या टेक्नोलॉजी कॉमा ऑफिस सप्लाईज, ऐसे कहीं पे लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सेल दोनों वैल्यू कंसिडर कर रहा है, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज या टेक्नोलॉजी फर्नीचर, एक ही सेल में दो वैल्यूज है। तो इसलिए एक सेल में तो दो वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई आपको ये ब्लैंक दे रहा है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एंड और डाला तो एक सेल में एक वैल्यू है, करेक्ट, टेक्नोलॉजी है, इधर फर्नीचर भी है। तो इस केस में ये वाला आउटपुट जो मिल रहा था मुझे, ये एग्जीक्यूट करूंगा तो 3968 रोज मिल रहे थे। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, फिर भी मुझे 3968 ही मिल रहा है। तो ये इन ऑपरेटर चेक करता है हर एक कंडीशन को और की कंडीशन लगा के कि कैटेगरी टेक्नोलॉजी है और कैटेगरी फर्नीचर है और कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज है। बस इंस्टेड ऑफ रिपीटेटिंग, आप ऐसे रिपीटेटिंग फिल्टर्स लगाने से अच्छा आप इन क्लॉज में उनको कंबाइनली लिख सकते हो डायरेक्टली वैल्यूज। ठीक है, सो कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी और कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर। अगर मैंने एंड क्लॉज यूज किया तो एक सेल में वो दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, जो कि कैटेगरी के कॉलम में वैसे वैल्यूज यहाँ पे स्टोर नहीं है। एक सेल में एक ही वैल्यू है, टेक्नोलॉजी या फर्नीचर, आइदर ऑफिस सप्लाईज। तो दैट्स वाई एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद हमें ये ब्लैंक रोज दे रहा था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एंड यूज किया और इंस्टेड ऑफ दिस फिल्टर, कैटेगरी के फिल्टर की वजह से मैंने यहाँ पे लिखा एंड सब कैटेगरी इज इक्वल टू, जैसे टेक्नोलॉजी के लिए सर्च किया ना हमने, तो ऑफिस सप्लाईज की एक लेते हैं, जैसे फर्नीचर की दिस टेबल, इस वैल्यू को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ। ये क्यूरी रन होगी क्या, कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी एंड सब कैटेगरी इज इक्वल टू टेबल। ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि अगर कैटेगरी टेक्नोलॉजी है तो उस कैटेगरी के लिए टेक्नोलॉजीज की ही सब कैटेगरीज आएंगी। या कैटेगरी टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के सामने कोई फर्नीचर की सब कैटेगरी नहीं आ सकती उस रो में। अगर कैटेगरी मेरी टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी के सामने टेक्नोलॉजी का ही सब कैटेगरी आएगा, फर्नीचर का सब कैटेगरी या ऑफिस सप्लाईज का सब कैटेगरी नहीं आएगा। दैट्स वाई ये आपको फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे मैंने अगर और यूज किया देन इट विल बी गिव मी सम रिजल्ट। सब कैटेगरीज में वो कैटेगरीज में टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है, आइदर सब कैटेगरीज में टेबल्स ढूंढ रहा है। तो कैटेगरी टेक्नोलॉजी एंड टेबल्स के रिलेटेड सारे रोज मिलेंगे मुझे। देखो ये फर्नीचर यहाँ पे मिला है मुझे कैटेगरी, क्योंकि सब कैटेगरीज में टेबल है, और कैटेगरीज में टेक्नोलॉजी मिला है, सब कैटेगरीज में अदर मिली है क्योंकि कैटेगरी में टेक्नोलॉजी अपने सर्च यहाँ पे फिल्ट्रेशन में था। समझ में आ रहा है ये एंड क्लॉज और क्लॉज एंड इन क्लॉज, इसको हम एडवांस फिल्टरिंग भी बोलते हैं। एडवांस फिल्टर जब लगाते हो मल्टीपल चीज़ों के लिए, जैसे कैटेगरी या मल्टीपल कॉलम्स पे इन ऑपरेटर यूज करके, या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर फिल्ट्रेशन लगाना है आपको, देन यू ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। मल्टीपल कंडीशंस आप चेक करते हो, जैसे हमने कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी और सब कैटेगरी इज इक्वल टू टेबल, ऐसी कंडीशन चेक की, राइट। क्लियर है ये सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सो मूविंग फर्दर हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसको हम वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। लेट्स से
यहाँ पे मैं कस्टमर नेम का जो कॉलम है इस ऑर्डर टेबल के ऊपर से उसको फेच कर रहा हूँ, एक ही कॉलम ले रहा हूँ कस्टमर नेम का। तो अगर मुझे यहाँ पे ऐसे सर्च करना है कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन लगानी कि कितने कस्टमर मेरे कस्टमर नेम की लिस्ट में ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो लाइक ऑपरेटर को उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। आप वेयर क्लॉज में ऐसी कोई कंडीशन पुट कर सकते हो क्या, जितना हमने अभी तक पढ़ा कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हो सके, ऐसी कोई कंडीशन आप एंड क्लॉज, वेयर क्लॉज या इन क्लॉज करके नहीं डाल सकते अभी। तो इस केस में हमें लाइक ऑपरेटर्स यूज करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का लेट्स से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कस्टमर नेम विथ स्टार्ट ए। तो क्यूरी को मैं ऐसे लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम, सॉरी सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स where this customer name like सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए एंड परसेंटेज, ऐसे लिखता हूँ। दिस परसेंटेज साइन हम जब यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब होता है स्टार्ट ए से करो, रेस्ट आगे कुछ भी होने दो, रेस्ट एवरीथिंग ए, यानी परसेंटेज का मतलब है एवरीथिंग। तो ऐसे नाम जिनकी स्टार्टिंग ए से होती है, रेस्ट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम आगे क्या है, लेकिन उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है एंड देन परसेंटेज लिखा है। इफ आई रन दिस तो मुझे उतने ही नाम मिलेंगे जिनकी स्टार्टिंग ए से होती है। समझ में आ रहा है सिंटैक्स कैसे रहेगा इसका? वेयर क्लॉज में जिस कॉलम के ऊपर आपको फिल्ट्रेशन करना है उस कॉलम का नाम, देन लाइक ऑपरेटर, एंड जो फिल्ट्रेशन आप अप्लाई करने वाले हो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे मुझे यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना था कि कस्टमर नेम को उतने ही कस्टमर नेम जिनकी स्टार्टिंग ए से होती है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए परसेंट। समझ में आ रहा है ये? नाउ अभी मुझे ऐसे कस्टमर फाइंड आउट करने हैं, लेट्स से कस्टमर नेम एंड्स विथ एन। ऐसे कस्टमर के नाम मुझे ढूंढने हैं जिनकी एंड जो है, लास्ट जो है वो एन से है। तो इसको मैं ऑपरेटर कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे लाइक ऑपरेटर कैसे लगा सकते हैं? परसेंटेज एन, राइट? परसेंटेज का मतलब एवरीथिंग, एंड जो होना चाहिए वो एन से होना चाहिए। सो अगेन मैं यहाँ पे क्यूरी को लिख रहा हूँ, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, या मैं कॉलम का नाम ले रहा हूँ कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज एन। इफ आई एग्जीक्यूट दिस तो उतने कस्टमर के नाम आएंगे जो एंड एन से होते हैं। राहुल सर, बोलिए। अभी आपने परसेंटेज फर्स्ट वाले में ए के बाद लगाया है और लास्ट वाले में एन परसेंट फिर एन लगाया है, तो सब डिफरेंस वैसा ही, मतलब अगर आपको लास्ट के लगाना है तो डिफरेंस आता है कैसा परसेंट में? वही मैं बताया ना कि जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी थी कि मुझे ऐसे नाम चाहिए थे जिनकी स्टार्टिंग ए से हो, तो मैं यहाँ पे पहले ए डालूंगा, इसका मतलब है कस्टमर नाम स्टार्ट विथ ए। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्यूरी को मैं अगर रन करता हूँ तो ए से नाम स्टार्ट होने वाले कस्टमर मुझे मिलते हैं, लेकिन ये जो नाम है ये नाम कंटेंट्स मल्टीपल वर्ड्स, राइट, मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो वो कितने भी हो सकते हैं मेरे पास, उनकी
अमाउंट या क्वांटिटी नहीं है कि कितने कैरेक्टर हर एक नाम में है. सो दैट्स व्हाई आई मीन ओवर हियर दिस परसेंटेज मीन्स एवरीथिंग. ए के बाद एवरीथिंग मुझे चलेगा, लेकिन स्टार्ट ए से होना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी थी कि कस्टमर का नाम ए से स्टार्ट हो, ऐसे कस्टमर्स मुझे फाइंड आउट करने थे. लेकिन सेकंड केस में मेरी रिक्वायरमेंट थी कि कस्टमर के नाम मुझे चाहिए, लेकिन वो एंड जो है वो एन से हो. ओके. तो परसेंटेज साइन मुझे पहले देना पड़ेगा, क्योंकि दिस मीन्स एवरीथिंग इन स्टार्टिंग एंड एंड्स विथ एन. ओके. अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर. सर एक और था, अगर जैसे आपने लिखा ना, वेयर द कस्टमर नेम लाइक, ओके, अगर हम ऐसा कंडीशन डालते हैं और उसके नीचे ऐसा बाजू में लिखते हैं ए परसेंटेज कॉमा और परसेंट एन, तो ये दोनों क्वेरी बता सकता है क्या सर? मतलब कैसे? यहाँ पे आगे हाँ, इसके अगर परसेंट, परसेंट के आगे सर, परसेंट परसेंट के यहाँ पे आगे, अंदर उसके थोड़ा और आगे ए परसेंट लगाते हैं अगर हम, कॉमा. वो पढ़ेंगे ना हम आगे. ओके ओके. ओके. मतलब आप इस क्यूरी के अंदर बोल रहे हो ना, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के हाँ अंदर हाँ जो हाँ. परसेंटेज है ना, वो वी विल सी दिस, वी विल सी. ओके सर, ओके सर. फर्स्ट मी टेल मी कि ये दोनों क्लियर है क्या आप लोगों को? ए यस स्टार्ट सर. से एंड एन एंड से, ये समझ में यस. आया? यस Yes, सर, sir. यस सर. ओके. सो नाउ लेट्स सर ये केस सेंसिटिव होता है क्या ये? लाइक नहीं, केस सेंसिटिव इन द नहीं. एंड यू. नो नो अच्छा, नो ओके. केस सेंसिटिव. हेलो. यस कीर्ति. yes. Okay, so let's say next part is, now I want to search. Let's see. Firstly, I just query लिख रहा हूँ, select star from, select customer name from orders. ठीक है. So now let's say मुझे कोई ऐसे नाम चाहिए, say second character is R and fourth, and let's say fifth and sixth character is L. तो जैसे मुझे ऐसे कोई नाम ढूंढने हैं जिनमें सेकंड कैरेक्टर आर हो, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैरेक्टर बी एंड एल हो. ठीक है, समझ में आ रहा है रिक्वायरमेंट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको. वेयर कस्टमर नेम लाइक, सो यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड कैरेक्टर. सो फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ मेंशन करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करता हूँ उसके लिए. अगर मुझे कैरेक्टर्स की क्वांटिटी पता है, जैसे मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैरेक्टर, और उनकी वैल्यूज नहीं पता है, तो मैं उनकी जगह पे यहाँ पे एक अंडरस्कोर पास करूंगा, जैसे एक अंडरस्कोर फॉर वन कैरेक्टर. तो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मैंने अंडरस्कोर पास किया. सेकंड कैरेक्टर क्या है? आर है, राइट. देन फोर्थ कैरेक्टर, अभी सेकंड कैरेक्टर डाला मैंने. देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ पता है मुझे, थर्ड एंड फोर्थ नहीं पता. तो उन दोनों के लिए भी मैं यहाँ पे दो अंडरस्कोर पास करूंगा, थर्ड एंड फोर्थ के लिए. सो दिस फर्स्ट अंडरस्कोर फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड मुझे पता है आर है, थर्ड एंड फोर्थ मुझे पता नहीं है, तो दो अंडरस्कोर मैं दूंगा थर्ड एंड फोर्थ के लिए. फिफ्थ एंड सिक्स पता है मुझे बी एंड एल है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा बी एल. नाउ बी एल के बाद मुझे क्या डालना पड़ेगा? परसेंटेज, क्योंकि बी एल के बाद मुझे पता नहीं है कितने कैरेक्टर्स और होंगे उस नाम में. देन आई विल पुट परसेंटेज ओवर हियर. इफ आई रन दिस, ऐसा कोई नाम हमारे यहाँ पे नहीं है. ठीक है, लेट मी ट्राई सम एग्जांपल जो हमारे पास है.
जैसे 1 2 3 जैसे अगर मैं सेकंड कैरेक्टर की बात करूं तो सेकंड कैरेक्टर लेट्स से एन है, इंस्टेड ऑफ आर मैं यहाँ पे एन पुट कर रहा हूँ। अगर मैं एन ब्लूम ये नाम के लिए बात कर रहा हूँ तो एन में सेकंड कैरेक्टर है एन, थर्ड कैरेक्टर वापस एन है, फोर्थ के लिए स्पेस है, फिफ्थ एंड सिक्स बी एन एल है, राइट। मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया कि फर्स्ट कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर देन एन, इफ आई एग्जीक्यूट सी एन ब्लूम नाम आएगा, जिसमें सेकंड कैरेक्टर जो है एन है एंड फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर है बी एंड एल। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स मुझे छोड़ने हैं उनके लिए मुझे अंडरस्कोर देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दिस क्यूरी मीन। समझ में आया ये ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। सेकंड कैरेक्टर यस एन सर। है एंड फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर बी एन एल है। फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मैं एक अंडरस्कोर दूंगा, देन सेकंड कैरेक्टर के लिए एन पास करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी एन है। थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर मुझे पता नहीं है तो दो दो कैरेक्टर्स के लिए दो अंडरस्कोर दूंगा मैं यहाँ पे। फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर पता है तो उसके लिए बी एल मेंशन करूंगा। उसके बाद सिक्स कैरेक्टर के बाद मुझे पता नहीं कितने कैरेक्टर्स है उस पर्टिकुलर नेम में, फॉर एवरीथिंग आई विल मेंशन परसेंटेज ओवर हियर। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स से मुझे अभी ऐसी रिक्वायरमेंट है, से मैं इसको रन कर रहा हूँ कि ऐसे कस्टमर नेम मुझे चाहिए जैसे जिसमें लेट्स से सेकंड कैरेक्टर जो है ये एन है अगेन, फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर जो है वो है बी और एल। अभी एंड नहीं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ बी और एल। इसमें फर्क है राइट, एंड और में। तो इस पर्टिकुलर क्यूरी का मतलब क्या होगा? सेकंड कैरेक्टर इज एन, फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर इज बी और एल। यस, मतलब आपका जो फिफ्थ कैरेक्टर है वो फिफ्थ कैरेक्टर आपका बी हो सकता है या एल भी हो सकता है। ठीक है, एक ही कैरेक्टर आएगा, फिफ्थ कैरेक्टर बी और एल दोनों में से कोई भी एक रहेगा। तो इस क्यूरी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम orders where customer name like सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले मैं लिखूंगा अंडरस्कोर फर्स्ट फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर मुझे पता है एन है, थर्ड फोर्थ पता नहीं है तो थर्ड एंड फोर्थ के लिए मैं अंडरस्कोर पास कर रहा हूँ। तो फिफ्थ कैरेक्टर मुझे बता रहा है कि बी और एल है, तो और कंडीशन मेंशन करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ती है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी एल, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, and for the rest it is everything. If I run this, ये देखो अभी फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कस्टमर नेम एन ब्लूम जो नाम है इसमें बी है फिफ्थ में, तो ये मुझे मिले। लेकिन ये जो एंजली नाम है इसमें देखो सेकंड कैरेक्टर एन है एंड फिफ्थ कैरेक्टर एल है, बी नहीं है, फिर भी मुझे ये आउटपुट में मिला है। तो वो और कंडीशन चेक करेगा कि फिफ्थ कैरेक्टर आपका बी है और एल है, और कंडीशन को लाइक ऑपरेटर में डालने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट देनी पड़ती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्यों? हाँ वापस सकते यहाँ पे बोल रहे हैं ना, दो ही आएंगे एंड ब्लूम एंड एंजल। आप क्यूरी को मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसे देखना है उसका आउटपुट।
सो ये स्क्वायर ब्रैकेट समझा? स्क्वायर ब्रैकेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू पुट और कंडीशन कि फिफ्थ नंबर पे बी होगा और एल होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आया? स्क्वायर कंडीशंस। Yes. ओके, नाउ यस सर। अभी मुझे ये जो कंडीशन है जो हमने सेकंड कैरेक्टर के लिए लिखी थी, यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है, इज नॉट बी और एन। सेकंड कैरेक्टर एन हो, फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर बी एंड एल नहीं चाहिए मुझे। मतलब सेकंड कैरेक्टर एन चाहिए, लेकिन फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर बी भी नहीं चाहिए, एल भी नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड हो रहा है? रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है? मुझे सेकंड कैरेक्टर एन चाहिए, बट फिफ्थ कैरेक्टर जो है ये बी भी नहीं चाहिए और एल भी नहीं चाहिए। तो उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, दिस इज द सेम क्यूरी। मैं इस क्यूरी को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एफएस्ट्रॉफी दे रहा हूँ, जो अपन रेस टू या पावर के लिए यूज करते हैं ना, दिस सिंबल, ये वाला सिंबल। इस सिंबल का मतलब होता है नॉट। अगर मैंने इसको रन किया, दिस पर्टिकुलर क्यूरी, तो ऐसे नाम आएंगे जिसमें सेकंड कैरेक्टर तो एन है, लेकिन फिफ्थ कैरेक्टर बी और एल नहीं है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने जो पुट किया था और कंडीशन, उसको अगर आपको नॉट करना है, देन यू यूज दिस एफएस्ट्रॉफी। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए यूज होता है? और कंडीशन के लिए। अगर जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यूज किया हुआ है, अगर वो आपको नहीं चाहिए, तो एफएस्ट्रॉफी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मीनिंग होगा कि सेकंड कैरेक्टर एन है, फिफ्थ सिक्स कैरेक्टर बी एंड एल नहीं चाहिए। और दिस विल बी, लेट्स से दिस इज माय, ये हमने जो कमांड लिखी थी कि सेकंड कैरेक्टर मुझे चाहिए एन एंड फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर बी और एल होना चाहिए। अगर मुझे ये आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए कि जिसमें से ये जो आउटपुट मुझे मिल रहा है इसके अपोजिट में चाहिए आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी रिमूव दिस डिस्टिंक्ट। मुझे ऐसे कस्टमर नेम फाइंड आउट करने हैं जो सेकंड, जिनमें सेकंड कैरेक्टर्स एन हो एंड फिफ्थ कैरेक्टर बी और एल नहीं है। ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड कैरेक्टर एन है, फिफ्थ कैरेक्टर बी और एल है, लेकिन मुझे ये आउटपुट में नहीं चाहिए टोटल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ इसको? नॉट लाइक। यहाँ पे बस मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नॉट लाइक। इसका क्या मतलब हुआ? दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को वो ओमिट कर देगा, इसको छोड़ के सब देगा, बाकी इसको छोड़ के बाकी सब आउटपुट में देगा। मतलब ऐसे कस्टमर नेम्स को वो ओमिट कर देगा, उसको फिल्टर आउट कर देगा जो स्टार्ट होते हैं एन से और उनका फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो बी और एल है। ऐसे कस्टमर नाम को वो रिमूव कर देगा और रिमेनिंग जो आउटपुट रहेगा वो आपको देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे नॉट लाइक यूज किया। तो क्यूरी को आप आपके हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। अगर कई बार क्रिटिकल लाइक ऑपरेटर यूज करके जो आउटपुट आता है वो कभी कभी नॉट लाइक यूज करके भी आप सिंपली ला सकते हो। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे थिंक करते हो उस पर्टिकुलर आउटपुट को लाने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes. नाउ लेट्स से नेक्स्ट पार्ट इज, मुझे अगर ऐसे कस्टमर नेम ढूंढने हैं जिनकी स्टार्ट ए से होती है एंड लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी, ए से लेके जी, ए से लेके जी जो रेंज है मेरी अल्फाबेटिकली, उन रेंज में जितने कस्टमर्स के नाम आते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, उन सारी रेंज के जो नाम होंगे जो स्टार्ट होंगे उस पर्टिकुलर वर्ड से, उस रेंज के अंदर के वर्ड से, वो मुझे चाहिए। मतलब बेसिकली मैं लाइक ऑपरेटर में एक रेंज देना चाहता हूँ कि ऐसे कस्टमर के नाम मुझे दो जो स्टार्ट होते हैं ए से लेके जी तक, जितने अल्फ़ाबेट मुझे आते हैं बीच में, उन सारे अल्फ़ाबेट अगर रहेंगे उसके नाम के स्टार्टिंग में, तो उतने नाम मुझे दे दो। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कस्टमर नेम
start with range A to let's say G. इसका क्या मतलब हुआ? A to G, ये जो रेंज है A B C D E F G, इतने कैरेक्टर्स है उस रेंज में, उस रेंज की जितने वर्ड्स आते हैं उस कैरेक्टर्स में, उनकी स्टार्टिंग उस कैरेक्टर से अगर हो रही होगी तो मुझे उतने कस्टमर नेम्स चाहिए। तो रेंज को अगर देना रहेगा तो यहाँ पे हम ऐसे दे सकते हैं, जस्ट कॉपी दिस and instead of this I'll mention like square bracket A comma या hyphen G, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा हमें, G%। इफ आई रन दिस तो मुझे जो नंबर है देखो A C F F B ऐसे कुछ नाम देगा। लेट्स से मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, जैसे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑर्डर बाय, we will going to see this order by customer name, तो A से लेके स्टार्ट हो गए, देन B C D ऐसे आपको ये आउटपुट में मिलेगा। so, मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट डाल देता हूँ। सॉरी, तो A से लेके G तक जितने वर्ड है उन वर्ड से स्टार्ट होने वाले नाम यहाँ पे देखो, G तक है, गाय, थॉट ऑन समथिंग कुछ नाम है इस बंदे। तो रेंज अगर देनी हो तो हमें A हाइफन G ऐसी हमने रेंज दी, तो आप आपकी रेंज यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। बट अगर रेंज देनी हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वो रेंज देनी पड़ेगी। अगर मुझे ऐसे चाहिए होता कि A एंड G से वो स्टार्ट जितने कस्टमर नेम है वो मुझे नहीं चाहिए, बाकी के चाहिए, तो नॉट लाइक यूज कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे जो एफएस्ट्रॉपी दिया था वैसे यूज कर सकता हूँ। लाइक ऑपरेटर में अगर मैं ये एफएस्ट्रॉपी दिया यहाँ पे ये वाला, एंड इफ आई रन दिस तो A से लेके G तक छोड़ के बाकी सब देगा, या एफएस्ट्रॉपी मत लगाओ, यहाँ पे नॉट लाइक लगाओ, तभी भी उतना ही मिलेगा। 477 रोज मिले थे अभी मुझे, अगेन 477 रोज ही मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है लाइक ऑपरेटर्स में? हमने कौन से देखे? हमने स्टार्टिंग विथ ए देखा, एंड विथ एन देखा, देन बीच के अगर कैरेक्टर्स मुझे चाहिए एंड एंड और कंडीशंस के साथ देखा। जब एंड या और कंडीशन यूज करनी होती है हमें तब अपन क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर नॉट यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो हम रेस टू का सिंबल यूज या पावर का सिंबल यूज करते हैं। देन हमने नॉट लाइक भी देखा कि अगर मुझे जो पर्टिकुलर लाइक ऑपरेटर से जो आउटपुट आ रहा है वो अगर ओमिट करना है देन आई सिंपली यूज नॉट लाइक। ओके, लेट मी सी कुछ और बचा है क्या इसमें? स्टार्ट विथ एंड विथ, ओके, काय स्टार्ट विथ काय एंड विथ पाहिजे? ठीक है, लेट्स सी वो भी देखते हैं। अभी जैसे कि कुछ फॉर एग्जांपल स्टार्ट विथ लेट्स से ए है एंड एंड विथ लेट्स से, या स्टार्ट विथ एच लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, एंड एंड विथ है मेरा डी। तो अगर ऐसा हो तो कैसे क्यूरी लिखेगी? सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स
where customer name like कैसे आएगा ये start with H end with D H%D. राइट क्योंकि आपको स्टार्टिंग पता है एंड पता है बीच का पता नहीं है तो बीच के लिए आप परसेंटेज वहां पे पुट कर सकते हो परसेंटेज D if I run this तो जो नाम है H से स्टार्ट होते हैं एंड D से होते हैं ठीक है समझ में आया फाइन तो लाइक ऑपरेटर आज खत्म किया है हमने कल हम दूसरी कंसेप्ट जो है वो देखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट जाना मत मुझे अटेंडेंस कैप्चर बोलिए कौन सी वाली ये ऑर्डर बाय वाली ओके सो ये दिस ऑर्डर बाय वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो या मंडे को बट बेसिकली ऑर्डर बाय क्या होता है कोई भी कॉलम को आपको या टेबल को सॉर्ट करना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग वे में तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्यूरी थी ये क्यूरी मुझे आउटपुट क्या दे रही थी सम वर्ड दे रही थी एच वगैरह ऐसे समझिए एच जे वगैरह बट अगर मुझे इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट देखना है कस्टमर नेम्स को ए से पहले बी से बाद में सी से बाद में तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखूंगा कि ऑर्डर बाय कस्टमर नेम असेंडिंग अगर मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा तो वो जेड से काउंटिंग करेगा इसको अगर मैंने डिसेंडिंग करके रन किया तो पहले जेड आया ये बस आउटपुट को सी करने के लिए आपको असेंडिंग वे में देखना है या डिसेंडिंग वे में देखना है ठीक है और सर ये फाइल शेयर कर दीजिए यस जाना मत वेट करो राहुल सर सर बोलिए बोलिए एक वाइल्ड करके आपने बोला था वो भी एक है वो आगे है क्या वाइल्ड कार्ड्स ना दिस इज द वाइल्ड कार्ड Okay. वाइल्ड कार्ड सिंबल मतलब जो हमने परसेंटेज साइन यूज किया जो स्क्वायर ब्रैकेट्स अच्छा यूज किए आईफोन यूज किया एफएसट्रॉपी जो हम पावर का सिंबल यूज किया दोज आर द वाइल्ड कार्ड सिंबल्स ओके सर ओके सर बोलिए एंड और का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे एंड और ओके यस सर जस्ट अ मिनट जैसे नॉट लाइक होता है वैसे नॉट इन होता है हाँ होता है ट्राई कर लो ना ट्राई कर लो आप अपने यहाँ पे ओके तो आपको एंड और ऑपरेटर्स देखना है राइट वो Yes, समझ sir. में नहीं आया तो Yeah. लेट्स से यहाँ पे मैं एक क्यूरी लिख रहा हूँ कि जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू जो ऊपर क्यूरी लिखे हमने कैटेगरी इज इक्वल टू लेट्स से फर्नीचर तो एक फिल्ट्रेशन अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक कैटेगरी बस तो कैटेगरी के जो कॉलम है अपना उस कैटेगरी के कॉलम में फर्नीचर नाम की कैटेगरी है क्योंकि हर एक जो सेल है उस पर्टिकुलर ऑर्डर नाम और ये कैटेगरी के कॉलम का वो एक कैटेगरी मुझे शो करता है एक सेल में फर्नीचर है अगेन दूसरे सेल में टेक्नोलॉजी है तीसरे सेल में ऑफिस सप्लाईज है ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी ऐसे दोनों कैटेगरी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी तो जब आप एंड और कंडीशंस यूज करते हो एंड का मतलब होता है कि बोथ कंडीशन जैसे कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर एंड कैटेगरी इज इक्वल टू let's say category is equal to
टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन जब वो चेक करेगा वेयर क्लॉज में कि कैटेगरी के अंदर फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी दोनों है क्या इस सेल के अंदर, सेल के अंदर तो एक ही वैल्यू है, फर्नीचर की है या टेक्नोलॉजी की है। दैट्स वाई ये क्यूरी आपको ब्लैंक शो करेगी कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंदर दोनों कैटेगरीज मेंशन हो, फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी, एक ही सेल के अंदर। क्योंकि एक सेल में एक ही वैल्यू है, यहाँ पे कैटेगरी में एक तो फर्नीचर है एक तो टेक्नोलॉजी है। बट यहाँ पे मैंने और यूज किया तो और कंडीशन क्या होता है कि वो चेक करेगा पहले कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर है क्या, हाँ कैटेगरी फर्नीचर मिला उसको तो फर्स्ट कंडीशन उसकी ट्रू हो गई, वो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेगा। जब जब उसकी फर्नीचर की रोज खत्म हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रो में ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी का नाम है, तो वो फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर है क्या, नहीं है। देन वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा कि कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी है क्या, फिर भी नहीं है क्योंकि ऑफिस सप्लाईज है। देन वो रो आप यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिलेगा आपको। बट अगर मैं यहाँ पे एंड दूं तो वो फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर एंड कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी का, दोनों कंडीशंस चेक करेगा साइमल्टेनियसली कि दोनों वैल्यू उस पर्टिकुलर सेल में है क्या। तो अपने केस में वैसा नहीं है, फर्नीचर या टेक्नोलॉजी ऐसी एक ही वैल्यू है उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। दैट्स वाई और जब यूज करते हो तो उसे एक वैल्यू मिलती है दोनों केस में, इसलिए आउटपुट मिलता है आपको। बट एंड यूज करते हो तो ब्लैंक मिलता है आउटपुट, क्योंकि एक सेल में दोनों वैल्यू नहीं है, फर्नीचर टेक्नोलॉजी। यस, मुझे लेट्स से यहाँ पे मैं एक कॉलम बना रहा हूँ कैटेगरी का और दूसरा यहाँ पे वापस एक कैटेगरी का कॉलम बना रहा हूँ। तो दिस लेट्स से ये हमारा फर्स्ट वाला जो टेबल के अंदर है वैसा ही है, जैसे फर्नीचर देन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, ऐसे अभी फिलहाल के लिए ऐसी कंडीशन है। हमारा डेटा ऐसा नहीं है जैसे फर्नीचर स्पेस टेक्नो, ऐसा डेटा नहीं है हमारा। एक ही सेल में फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी की दोनों वैल्यू नहीं है। हमारा डेटा ऐसा है, एक सेल में एक ही वैल्यू है फर्नीचर, देन नेक्स्ट सेल में टेक्नोलॉजी। जब आप एंड यूज करते हो तो वो दोनों चेक करता है कि एक सेल में ये दोनों उसको मिल रही है क्या, टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर, जो कि नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक आउटपुट दे रहा है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी कैटेगरी टेक्नोलॉजी भी है एंड फर्नीचर भी है। एक तो आइदर वो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट होगा या फर्नीचर का प्रोडक्ट होगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो टेक्नोलॉजी के अंदर भी है एंड प्रोडक्ट के अंदर भी है, या टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर दोनों के अंदर। तो आप इन क्लॉज यूज करो ना, टेक्नोलॉजी कॉमा फर्नीचर, या आप और क्लॉज यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एंड। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन चेक करेगा, दोनों सेटिस्फाइड होगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो अगर आपको एक उसमें से कोई एक भी सेटिस्फाइड होगी तो भी चलेगा, तो आप और क्लॉज यूज करते हो। समझ में राहुल सर, हाँ बोलिए। सॉरी पूछ रही हूँ मैं, एक पूछना था सर। आपने जैसे स्टार्टिंग में ये बताया ना, कैटेगरी फर्नीचर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ऑफिस ले सकते हैं। सर ये सेम चीज सर अगर हम इसमें एक्सेल में भी हम कैटेगराइज कर ही सकते हैं ना सर? तो मुझे वो ये डिफरेंट नहीं समझा है कि मतलब एसक्यूएल में और एक्सेल में, ये हम एक्सेल में तो हम कर सकते हैं ना कैटेगराइज डाल के, डिफरेंस क्या पड़ रहा है सर दोनों का? एक्सेल में भी तो वही करते हैं ना अभी, जैसे फॉर हाँ एग्जांपल लेट्स से इस पर्टिकुलर रो को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और इस टेबल को मैं हाँ ठीक है, लेट्स से दिस इज द डेटा, और मैं लेट्स से तो जैसे कि कैटेगरी का कॉलम है, तो कैटेगरी के कॉलम में फिलहाल मुझे दो दिख रही है। अगर बराबर। यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाना है, जैसे मुझे फर्नीचर की देखनी है तो यहाँ पे फर्नीचर का फिल्टर लगाता हूँ तो फर्नीचर की वैल्यूज दिखती है। अगर मुझे दोनों देखनी रहेगी तो मैं दोनों सेलेक्ट करता हूँ, राइट। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन आप टिक मार्क से करते हो, दिस इज और फिल्ट्रेशन। आप वैल्यू चेक कर रहे हो फर्नीचर
टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए, तो ये और कंडीशन से ही मिलेगा, एंड कंडीशन से नहीं मिलेगा ये आउटपुट। एक्सेल के बैकएंड में और कंडीशन ये रन होती है, अगर यहाँ हाँ पे टिक मार्क करते हो तो। करेक्ट। सो डिफरेंस मतलब आप सीक्वल में जानना चाहते हो कि सीक्वल फिर क्यों यूज करते हैं ऐसे? हाँ मतलब अगर ये सेम चीज अगर एंड और में एक्सेल में और में हम दोनों कर पा रहे हैं ना, आपको आइदर ये मिलेगा और आइदर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा, आइदर आपको ये मिलेगा जी। टेक्नोलॉजी। पर एसक्यूएल में सेम हम एक्सेल में भी कर पा रहे हैं और सेम एसक्यूएल में भी कर रहे हैं, तो फर्क क्या है सर वो दोनों फर्क का मेरे को फर्क यही है मतलब? ना कि एक्सेल जो है, एक्सेल में आपके हाँ पास रोज का लिमिटेशन है, राइट? हाँ ओके हाँ आप इसमें एक पर्टिकुलर 10 जैसे कि 10 लाख समथिंग कुछ रोज का लिमिटेशन एक्सेल की एक शीट को होता है, उतने ही रोज आप एनालाइज करेक्ट। कर पाओगे। लेकिन हाँ अगर हाँ आपके हाँ डेटा में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो उस ओके केस ओके। में आप एक्सेल को नहीं यूज कर सकते ना। आप आपके पास अगर मल्टीपल शीट्स रहेंगी तो उन मल्टीपल शीट्स को कैसे कंबाइन करके आप रिजल्ट लोगे? इसीलिए तो डेटाबेस कंसेप्ट पिक्चर में है ना। डेटाबेस कंसेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमें डेटाबेस क्रिएशन क्यों करना है, क्योंकि हमें बिग डेटा को हैंडल करना है। डेटा एक ही जगह पे एक टेबल में स्टोर रहेगा तो उसको एनालाइज करना इजी है। अगर वो मल्टीपल शीट में, स्प्रेडशीट्स में अवेलेबल है एक्सेल के फॉर्म में, तो आप कैसे उसको एनालाइज करके उसमें से फिल्ट्रेशन निकालोगे? जैसे मेरी एक स्प्रेडशीट है जिसमें एक कस्टमर के लिए कुछ ऑर्डर्स है, एंड दूसरी स्प्रेडशीट है उसमें भी सेम कस्टमर के लिए कुछ ऑर्डर है, और मैंने आपको कंबाइनली पूछा कि दिस पर्टिकुलर कस्टमर की मुझे सारी ऑर्डर्स बताओ, तो आपको दोनों स्प्रेडशीट रेफर करनी पड़ेगी अलग अलग से फिल्ट्रेशन लगा के। बराबर हाँ तो वही चीज मैं एक ही फिल्टर में एसक्यूएल में कर सकता हूँ ना। जी जी अंडरस्टूड सर। Yes. ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है?